आज हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। और सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम एक सिंपल सा मॉडल लेंगे। एक ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग के थ्रू इस तरह सेंटर से अटैच कर देंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पर एक वेलोसिटी अटेन करके चलना चाहता है तो ये इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो इसे इस पॉइंट पर मिली है उस डायरेक्शन में ये चलना चाहता है। लेकिन कैसे इस पॉइंट पर इस टाइट स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स इसको मजबूर करती है कि ये अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज करे और नेक्स्ट मोमेंट पर यहाँ फिर से इस टाइट स्ट्रिंग की टेंशन इसे मजबूर करती है कि ये अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाने की बजाय इस नई डायरेक्शन को, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है जिस पर ये ऑब्जेक्ट जाना चाहता है, लेकिन ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इसको फोर्स करती है कि ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। नेक्स्ट मूवमेंट पर फिर से ये टाइट स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट को फोर्स करती है कि ये इस डायरेक्शन में जाने की बजाय अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज करे और सेम प्रोसेस हर मोमेंट पर होता है और लगातार इस ऑब्जेक्ट का मोशन इस स्ट्रिंग की स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स की वजह से चेंज होता जाता है अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स which is always directed towards the center of this circular path, and this force makes this object to move on this circle. एक बार फिर हम इस फोर्स को फील करते हैं और इसके इफ़ेक्ट को फील करते हैं। ये ऑब्जेक्ट, इसको वेलोसिटी दी जाती है इस डायरेक्शन में अगर, तो ये ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में चलना चाहता है, लेकिन ये फोर्स देखो इस ऑब्जेक्ट को मजबूर कर रहा है कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे। अगले ही मोमेंट पर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, पर अगले ही मोमेंट में इस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स इसे फिर से अपनी डायरेक्शन को इस नई वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज करने के लिए फोर्स कर देता है और नेक्स्ट मोमेंट पर फिर से, और नेक्स्ट मोमेंट पर इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है ये लगातार इस ऑब्जेक्ट को फोर्स कर रही है कि ये अपनी डायरेक्शन को इस तरीके से चेंज करे कि ये इस सर्कुलर पाथ पे बना रहे। तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो कंटिन्यूअसली इस स्ट्रेच स्ट्रिंग के थ्रू इस सेंटर की ओर लग रहा है। सो वी कैन हैव अ फील दैट this object is moving on this circular path because of this force which is applied by the stretched string and making this object to change its velocity, direction of velocity continuously such that it keeps on moving on this circular path. So we are going to observe the motion of this object when it is revolving on this circular path in a slow motion, and this explanation which you have just now heard, you can feel just observing that motion of the object that yes, the necessary condition for an object to move on a circle is
centripetal force, which is a force always directed towards the center of the circular path. So let us observe the motion. So now children, we are very much comfortable in understanding this point that any object moves on a circular path when it has a force which is always directed perpendicular to its motion and towards a point which is same at every moment. तो ऐसा फोर्स जो हर पॉइंट पर मोशन के परपेंडिकुलर है और सेम पॉइंट की ओर डायरेक्टेड है, ऐसा फोर्स कहलाता है सेंट्रिपिटल फोर्स। और जो पॉइंट है वो इस सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा। अब हम इसकी डायनेमिक्स को समझते हैं कि जब इस ऑब्जेक्ट को हमने ये वेलोसिटी दी और ये ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव करने लगा, तो इसने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में महसूस किया जाने वाला स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस किया, विच इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर अभी हमने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लगातार एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है सेंटर की ओर, और उसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट को एक एक्सेलरेशन मिला हुआ है टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस ऑब्जेक्ट ने असल में जैसे ही इस सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू किया, इस ऑब्जेक्ट ने एक स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस किया अवे फ्रॉम दिस एक्सेलरेशन, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, जिसको हमने कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट
बाहर की ओर मूव करना चाहता है, और जैसे ही ये बाहर की ओर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी और टेंशन फोर्स पिक्चर में आ जाएगा, और ये टेंशन फोर्स हर मोमेंट पर इस सेंटर की ओर ओरिएंटेड होगा और ये इस ऑब्जेक्ट को इस सर्कुलर पाथ पर बनाए रखेगा। तो पिक्चर में दो फोर्सेस हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों पिक्चर में आ जाते हैं और ये ऑब्जेक्ट सर्कल पर मूव करने लगता है। तो व्हेन अ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मोशन of the object at every point, it obviously we always directed towards the same point, and this force will make the object to perform circular motion on a circular path. लेकिन इससे पहले हमने दो और तरीके के मोशन स्टडी किए हैं। कैसे? हमने एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और बॉल भी नीचे गिरना शुरू करेगी। मोशन और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में, और हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन बॉल परफॉर्म करती है। फिर हमने देखा कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में इसी ऑब्जेक्ट यानी बॉल को instead of releasing like this, you throw at an angle theta from the horizontal, यानी मोशन में और फोर्स में एक एंगल है, तो यही ऑब्जेक्ट इस पैराबोला पे चलेगा और प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। और इसी तरह से अगर एक फोर्स और एक मोशन के बीच हर पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बने तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा। तो ये तीन केसेस अब तक हमने पढ़े हैं और हमको ये तीनों केसेस अपने ध्यान में रखने चाहिए कि कैसे फोर्स और मोशन के बीच का एंगल मोशन को अफेक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग एक कंक्लूज़न पर डेफिनेटली पहुंच चुके हैं कि सर्कुलर मोशन पर चलने के लिए एक खास किस्म के फोर्स की ज़रूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सर्कल पर चलते ऑब्जेक्ट पर एक खास किस्म का स्यूडो फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को बाहर की ओर खींचता है और जिसकी वजह से इस स्ट्रिंग में एक टाइटनेस आती है और टेंशन फोर्स अपीयर होता है, जो लगातार सेंटर की ओर एक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को इस सर्कुलर पाथ पे बनाए रखता है। तो अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। A force which is always perpendicular to velocity of the object and is always directed towards same point is called centripetal force, and the point will be known as center of the circular path. और हम ये भी मेंशन करेंगे कि necessary condition for circular motion is presence of centripetal force and hence centripetal acceleration. Similarly, we will define centripetal acceleration. That centripetal force provides an acceleration to the object, which is always, this acceleration is always directed towards the center of the circular path and is known as centripetal acceleration. So these three definitions are important one, and centripetal acceleration will always be directed towards the center of the circular path, just like centripetal force. And this acceleration will also be perpendicular to the direction of the motion at every point. This acceleration is generally represented with a C or a radial symbol.
Similarly, centripetal force is generally represented with F centripetal symbol. Now, circular motion is actually of two types. One motion in which speed of the object is continuously constant throughout the circular path and only direction of the motion is changing. Such type of circular motion is known as uniform circular motion. In this type of circular motion, only one type of acceleration is present, centripetal acceleration. On the other side, if object's speed is also changing on the circular path, either increasing or decreasing, then the motion, circular motion is known as non-uniform circular motion. In such type of motion, speed of the object is also changing and direction of the motion is also changing. Therefore, this type of motion will have two types of acceleration. One is always directed towards the center of the circle, centripetal acceleration, and other will be tangential acceleration, which is either helping velocity to increase or deaccelerating the velocity on the circular path, and this acceleration is known as angular acceleration. So centripetal acceleration and angular acceleration both are present in non-uniform circular motion. जैसे एक बाइक राइडर सर्कल पर चल रहा है और वो अपनी बाइक को एक्सेलरेट भी कर रहा है, तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होगा जो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, वो एक्सेलरेशन और वो फोर्स सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपेटल फोर्स होगा, वो हमेशा सेंटर की ओर होगा और अलोंग द रेडियस होगा, इसीलिए उसको हम रेडियल एक्सेलरेशन या रेडियल फोर्स भी कह सकते हैं। और दूसरा एक्सेलरेशन उस बाइक राइडर की बढ़ती हुई स्पीड की वजह से होगा, वो उसके सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग होगा। इस पॉइंट पर इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। तो असल में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एक्सेलरेशन एक साथ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रिपेटल और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स समझने होंगे। जैसे पहला टर्म, कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी कॉल्ड सर्कुलर मोशन is angular displacement. What is angular displacement? It is angle swept by the radial vector with time. For example, if a particle is at p naught position at t equal to 0 और t equal to t1 पर पार्टिकल p1 पर पहुंच जाता है, तो रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल स्वेप्ट किया? θ1। यही पार्टिकल t इक्वल टू t2 पर p2 पोजीशन पर पहुंच जाता है, तो अब पार्टिकल ने रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल स्वीप किया सेंटर पर? θ2। तो हम कहेंगे कि एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t1 टाइम इज θ1, angular position of particle at t2 time is θ2, और t1 से t2 टाइम इंटरवल में पार्टिकल ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो किया? फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, दैट इज θ2 माइनस θ1। इसको हम डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे
और जिस टाइम इंटरवल में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया उसे हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। Now here something is very interesting as well as very important. If angle by which this radius vector is displaced is small, then angular displacement is taken to be a vector, because small angular displacement follows vector laws. But if angle is larger value, if angle has larger value, then angular displacement is not a vector, because in that case the angle or angular displacement will not follow vector laws. अब ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और हम कोशिश करते हैं कि हम इसको थोड़ा समझते हैं। ये पेंसिल, इसको हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और इस पेंसिल को हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं इस तरीके से। हमारे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट है। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया एंटी क्लॉकवाइज और इसके बाद इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। पहले हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया और अब थोड़ा सा एक और एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट देंगे, पर इस बार वर्टिकल प्लेन में, हल्का सा इस तरह से। अब हम ध्यान से इस पेंसिल की पोजीशन को देखेंगे, ओरिएंटेशन को देखेंगे। हमने इस पोजीशन पर पेंसिल को कैसे पहुंचाया? पहले उसे हल्का सा डिस्प्लेस किया एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और फिर एंटी क्लॉकवाइज वर्टिकल प्लेन पे। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एंटी क्लॉकवाइज और वर्टिकल प्लेन पे एंटी क्लॉकवाइज, इसके सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। अब हम पहले वर्टिकल प्लेन पर एंटी क्लॉकवाइज इसको डिस्प्लेस करते हैं और फिर हॉरिजॉन्टल या नए प्लेन पे इसको एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस करते हैं। आप ऑब्जर्व करो कि पेंसिल पिछली बार जिस ओरिएंटेशन पर थी इस बार भी उसी ओरिएंटेशन में आ गई है। एक बार फिर से देखते हैं। इसको एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दिया, छोटा सा एंगल, और फिर छोटा ही एंगल वर्टिकल प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया। पेंसिल की पोजीशन को ध्यान से देखिए। इसी तरह से अगर हम इस सीक्वेंस को बदल दें, पहले हम इसको वर्टिकल प्लेन पर एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस करें एक छोटा सा एंगल और फिर एंटी क्लॉकवाइज नए प्लेन पे छोटा सा एंगल, तो फिर से पेंसिल उसी पोजीशन पर पहुंच गई। मतलब हमने पेंसिल को दो तरह के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स दिए हैं। कौन कौन से? एक θ1 और दूसरा θ2। पहले केस में हमने इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे थोड़ा डिस्प्लेस किया और फिर वर्टिकल प्लेन पे, और हमने देखा कि पेंसिल इस तरह की पोजीशन पर आ जाती है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। अब हम एक और पेंसिल अगर ले लेते हैं और उसको इस बार हम डिस्प्लेस तो करें लेकिन इस सीक्वेंस को बदल देते हैं। पहले हम इसको वर्टिकल प्लेन में थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं और फिर इस नए प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज θ1, मतलब पहले हमने θ2 दिया फिर θ1 दिया। अब आप देख सकते हो कि दोनों पेंसिल सेम ओरिएंटेशन में आ गई। इसका क्या कंक्लूजन है? इसको ठीक से समझने के लिए एक बार फिर से देखो। पहले हमने इसको θ2 दिया और फिर θ1। ब्लैक पेंसिल को हमने पहले θ1 दिया था और फिर θ2। इस ब्राउन पेंसिल को हमने पहले θ2 दिया और फिर θ1,
और दोनों पेंसिल्स आप देख सकते हो कि सेम ओरिएंटेशन पर है। मतलब आपने अगर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिए उनका सीक्वेंस चेंज कर दिया तो भी जो रिजल्ट आया वो सेम था। तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू θ2 प्लस θ1 अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो। लेकिन अगर एंगल बड़ा हो तो सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पेंसिल्स को अलग अलग ओरिएंटेशन में पहुंचा देंगे। अब की बार हम θ1 θ2 डिस्प्लेस तो करेंगे लेकिन बड़े एंगल से। पहले हमने इस पेंसिल को 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट दिया एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल प्लेन पर और फिर वर्टिकल प्लेन पर भी एंटी क्लॉकवाइज दिया और पेंसिल की ओरिएंटेशन ये। सिमिलरली ब्राउन पेंसिल को हम इस बार पहले वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज नए प्लेन में एक डिस्प्लेसमेंट और देंगे 90 डिग्री। इस बार आप देखो कि दोनों पेंसिल्स की पोजीशन अलग अलग है। एक बार फिर से देखते हैं। हमने पहले जिस प्लेन में पेंसिल थी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का उसको एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट दिया और फिर वर्टिकल प्लेन में। और ब्राउन पेंसिल को हमने पहले वर्टिकल प्लेन में 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट दिया और फिर अब जिस प्लेन में ये पेंसिल आ गई है उसी प्लेन में 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट फिर से दिया। और आप देख सकते हैं कि दोनों पेंसिल्स की पोजीशन फाइनल पोजीशन अलग अलग है। यानी अब अगर θ1 प्लस θ2 का हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो θ1 प्लस θ2 इज नो लॉन्गर इक्वल टू θ2 प्लस θ1 विच इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वो वेक्टर लॉज को फॉलो करेगा और एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लार्ज है तो वो एक वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्सियल वेक्टर। मतलब जिस प्लेन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उस प्लेन में इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। इसकी डायरेक्शन डिफाइंड है राइट हैंड पाम रूल से। ये रूल हम सभी को सीखना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो हम अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे और राइट हैंड को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन एंटी क्लॉकवाइज है। हमने अपनी फिंगर्स को राइट हैंड की फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ मोशन में कर्ल किया तो जो थंब की डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन है जिसमें ये मोशन हो रहा है। जैसे कि व्हील मूव करता है तो उसका एक्सिस उस व्हील के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। सिमिलरली ये मोशन की डायरेक्शन इस प्लेन में है तो इस मोशन की जो डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ द मोशन थंब की डायरेक्शन में मानी जाती है। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए सर्कुलर मोशन के लिए प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी और अगर क्लॉकवाइज मोशन परफॉर्म हो तो सेम वेक्टर आप फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब की डायरेक्शन प्लेन ऑफ द मोशन में अंदर की ओर होगी। तो अगर सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी
और अगर क्लॉकवाइज परफॉर्म हो रहा है तो पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर टू द पेपर इनसाइड द पेपर होगी। इसीलिए ये वेक्टर एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जिस प्लेन में परफॉर्म हो रहा है मोशन उसके परपेंडिकुलर, या तो बाहर आते हुए या अंदर जाते हुए ली जाती है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों क्या कहलाते हैं? एक्सियल वेक्टर्स। एंगल इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये बात हमको मैथ्स में भी सिखाई गई है कि अगर कोई पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव कर जाए इस सर्कुलर पाथ पर, तो जो रेडियस वेक्टर है वो थीटा एंगल स्वीप करेगा, और ये जो लेंथ है पाथ की इसको हम बोलेंगे आर्क्स लेंथ, और आर्क लेंथ को अगर आप रेडियस से डिवाइड कर दे तो ये थीटा डिफाइन होता है। एंगल मूव्ड बाय द पॉइंट फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। आर्क लेंथ को हम लोग नॉर्मली एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगल इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो दूसरा कैरेक्टर जो इस सर्कुलर मोशन की स्टोरी में है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, बाय द ऑब्जेक्ट और बाय द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम डिफाइन करते हैं। अगर ये डेल्टा टी इंटरवल लार्ज इनफ है तो हम कहेंगे कि ये एंगुलर वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू है, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच दिस चेंज टेक्स प्लेस। लेकिन अगर इस टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन को, इस टाइम इंटरवल को बहुत बहुत छोटा कर दे तो ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी डी थीटा अपॉन डी टी से रिप्रेजेंट होगा और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगी। इसका डिफरेंस क्या है ये हम लोग समझ लें। मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इस तरह वेरी करती है, ठीक। क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन t इक्वल टू 0 सेकेंड्स टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसे? हम पहले t इक्वल टू 0 पर थीटा की वैल्यू पता करेंगे। t इक्वल टू 0 पर थीटा की वैल्यू, t इक्वल टू 0 रख दो यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी। फिर हम t इक्वल टू 2 पर थीटा की वैल्यू पता करेंगे। t इक्वल टू 2 रख दे जब t की जगह, तो देखो 8 माइनस 8 प्लस 2 प्लस 1, तो थीटा की वैल्यू 2 सेकेंड पर इतनी है, थीटा की वैल्यू 0 सेकेंड पर इतनी है, और इन दो वैल्यूज़ के डिफरेंस को जब हमने टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया तो जो आंसर हमको मिला वो मिला 3 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज़ 1 रेडियन पर सेकेंड। तो आपने प्रोसेस देखा कि कैसे हमने t की दोनों वैल्यूज़ पर एंगुलर पोजीशंस निकाली और फिर टाइम इंटरवल से उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 2 माइनस थीटा 1 को डिवाइड किया, तो हमको जो वैल्यू मिली वो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। लेकिन अगर हमसे सवाल पूछा जाए फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो हम क्या करेंगे? देखो, हम इस एक्सप्रेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, d थीटा अपॉन dt करेंगे
तो यही एक्सप्रेशन हो जाएगा 3t² माइनस 4t प्लस 1। और अब हम t इक्वल टू 2 सेकेंड की वैल्यू यहाँ रख देंगे, और जब रखेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 12 माइनस 8 प्लस 1, दैट इज़ 5 रेडियन पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ओमेगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इज 5 रेडियन पर सेकेंड, while average value of omega in time interval 2 second is 1 रेडियन पर सेकेंड। तो आई होप अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखें तो आप डेल्टा टी की वैल्यू बड़ी लेने पर एवरेज ओमेगा और डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी लेने पर इंस्टेंटेनियस ओमेगा के डिफरेंस को समझ सकते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी को अभी हमने देखा कि हम उसे डी थीटा अपॉन डी टी से डिफाइन कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू आर्क अपॉन रेडियस यहाँ पे रख दें। यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन रेडियस ऑफ द सर्कल रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, सो वी विल टेक आर आउट ऑफ दिस डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। तो जो हमें मिलता है वो मिलता है डी एस अपॉन डी टी। डी एस अपॉन डी टी क्या है? चेंज इन डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, इट्स आर्क लेंथ, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी स्पीड। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड के बीच ये रिलेशन देता है ओमेगा इज स्पीड अपॉन रेडियस। लेकिन इसे स्पेसिफाई करके हम स्पेसिफाई करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी असल में स्पीड का वो कंपोनेंट है जो रेडियस के परपेंडिकुलर है, यानी स्पीड नहीं, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो रेडियस के परपेंडिकुलर है, वो कंपोनेंट जब रेडियस से डिवाइड होता है तो हमको एंगुलर वेलोसिटी मिलती है। इसके मतलब को हम इन दो एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट या कार है जो रोड पर लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और एक ऑब्जर्वर उसको 3 मीटर की डिस्टेंस से देख रहा है। तो जैसे जैसे कार आगे बढ़ेगी, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वर को अपने सिर को उस कार को देखने के लिए इस डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो इस मोशन के साथ एक एंगल अटैच हो गया, और जब एंगल अटैच हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी भी अटैच हो गई विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कार एट t इक्वल टू 2 सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या होगा कि हम इस लीनियर वेलोसिटी को अगर दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें, एक अलोंग दिस वेक्टर जिसको हम रेडियस वेक्टर कह दें, और एक परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर जिसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन जिसको हम रेडियस वेक्टर बोल रहे हैं, इन दो डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया। अब आप इन दोनों वेलोसिटीज़ के बिहेवियर को, कंपोनेंट के बिहेवियर को देखो। ये कंपोनेंट कार को ऑब्जर्वर से दूर ले जाता दिख रहा है, जबकि ये कंपोनेंट कार को इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल दिखाई पड़ रहा है। ये कंपोनेंट वो कंपोनेंट दिख रहा है जिसकी वजह से इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी आदमी को इसे देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ता है। तो जब हम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे इस लीनियर मोशन में विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, या सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर है, तो हम क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसको डिवाइड करेंगे इस रेडियस से या इस
लाइन की मैग्नीट्यूड से। तो अगर हमने जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ली हैं उसे कंसीडर करें तो 1 सेकंड में 2 मीटर जाता है कार, तो ये कार 2 सेकंड में 4 मीटर्स आगे बढ़ जाएगी। तो ये 4 मीटर की डिस्टेंस हो गई। ऑब्जर्वर इनिशियली 3 मीटर की डिस्टेंस पर था, तो ऑब्वियसली ये नई पोजीशन में ऑब्जर्वर और कार के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर होगी। तो ये जो कंपोनेंट है ये 2 मीटर पर सेकंड और ये एंगल 37 डिग्री होगा 3, 4, 5 के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये वर्टिकली अपोजिट 37, तो ये वाला v cos 37 कंपोनेंट हो जाएगा और ये v sin 37। तो v sin 37 को आप इस r की वैल्यू 5 से डिवाइड करें तो इस पॉइंट पर कार की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मिल जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन अटैच किया जा सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बताओ जब वो अपने पाथ की हाईएस्ट पोजीशन पर हो। तो कैसे करेंगे? इस ऑब्जर्वर को हाईएस्ट पोजीशन पर जब प्रोजेक्टाइल पहुंचता है तो उससे डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। अब हमें पता है कि यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस प्रोजेक्टाइल के पास बचा है। इस वेलोसिटी कंपोनेंट, इस वेलोसिटी को हम 2 पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे, एक अलोंग दिस लाइन और दूसरा परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब मान लो कि ये एंगल अल्फा हो जो ये लाइन हॉरिजॉन्टल से बना रही है, तो ये अल्फा, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा। अब हमें पता है कि ये लाइन और ये कंपोनेंट 90 डिग्री पर है, ये 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। अगर ये अल्फा है तो ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस अल्फा, और क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा। इस तरह से ये वाला कंपोनेंट v cos अल्फा और ये v sin अल्फा हो जाएगा। तो v sin अल्फा को जब हम इस मैग्नीट्यूड से, इस लाइन की इस लेंथ से डिवाइड कर दें, जिसे हम अगर r से रिप्रेजेंट करें, तो v परपेंडिकुलर अपॉन r इस प्रोजेक्टाइल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हो गई। इस केस में ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर है, तो एंगुलर वेलोसिटी हम इस केस में भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमें ये बताते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ सर्कुलर मोशन के साथ अटैच नहीं है, बल्कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन और कर्वीलिनियर मोशन में भी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच की जा सकती है। और अल्फा कैसे निकाल सकते हैं? ये है रेंज का हाफ वैल्यू और ये है मैक्सिमम हाइट, और दोनों ही कैलकुलेट करना हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में सीखा है। तो ये r क्या हो जाएगा? अंडर रूट दिस वैल्यू स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू स्क्वायर। तो अब एंगुलर वेलोसिटी भी एक्सियल वेक्टर है। अगर ऑब्जेक्ट सर्कल पर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी, और अगर क्लॉकवाइज मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो ओमेगा की डायरेक्शन प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगी। तो ओमेगा की डायरेक्शन भी बिल्कुल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की तरह निकालते हैं, और ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन r। ये रिलेशन मैग्नीट्यूड्स के बीच है, लेकिन अगर वेक्टर ओमेगा, वेक्टर v और रेडियस वेक्टर के बीच रिलेशन वेक्टर रिलेशन हो तो वो रिलेशन ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर ओमेगा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मोशन में ऊपर की ओर है और r वेक्टर इधर है, सेंटर से पॉइंट के या पार्टिकल के पोजीशन का पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। तो हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के अकॉर्डिंग
क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ओमेगा ऊपर की ओर है, ओमेगा ऊपर की ओर है इस तरह से। हम कैसे चेक करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को? मैं इस कैमरे को थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। पहले हम ओमेगा की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को सेट करेंगे। ओमेगा की डायरेक्शन अभी हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए पेपर के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है, तो हमने अपने हाथ को पेपर के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर सेट किया और अब हम रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को मोड़ देंगे, ओमेगा क्रॉस आर। तो थंब की, स्ट्रेच्ड थंब की डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होगी और हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। तो ओमेगा क्रॉस आर विल गिव यू वेलोसिटी वेक्टर। तो अगर वेक्टर रिलेशन में पूछा जाए ओमेगा आर और वेक्टर वी के बीच में, तो वो ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी वेक्टर है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।